नमस्कार साथियों, आप सभी का अल्फा डिफेंस एकेडमी जोधपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज की जो क्लास में हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वह है प्रकाश का अपवर्तन। इस टॉपिक से संबंधित आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में खूब सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चनों को समझने के लिए हमें इस टॉपिक के कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। चलिए इस टॉपिक को समझने के लिए हम एक आयताकार कांच की सीली लेते हैं। सीली का मतलब जैसे आपने कभी कभार अपना ब्लड टेस्ट करवाया होगा तो आपने देखा कि एक आयताकार सिल्ली होती है, वो आपके थोड़ी खुरदरी सिल्ली होती है। ये बिल्कुल कैसी है? पारदर्शी है। ये क्या है? आपके कांच, ऐसे लिख दो, पारदर्शी कांच की आयताकार सिल्ली। इस सिल्ली पर आप किसी प्रकाशिक स्रोत जैसे बल्ब, ट्यूबलाइट या सूर्य उसका प्रकाश आपतित करवा रहे हो। जैसे ये हमारी टॉर्च है, टॉर्च से हम इस पे प्रकाश आपतित करवा रहे हैं और हमें ये पता है कि प्रकाश हमेशा किरण पुंजों के रूप में चलता है। उसमें से हम एक किरण इस पे आपतित करवा रहे हैं। ये किरण इस पे क्या करवा रहे हैं? आपतित करवा रहे हैं। ये किरण क्या करवा रहा है भाई? आपतित करवा रहे। ये किरण इस पे क्या करवा रहा है? आपतित करवा रहा है। तो ये किरण सीधी निकल जानी चाहिए, लेकिन ये सीधी नहीं निकलेगी, अपने पथ से क्या हो जाएगी? विचलित हो जाएगी। अपने पथ से क्या हो जाएगी भाई? विचलित हो जाएगी। ये अपने पथ से विचलित हो जाएगी। हम कहेंगे जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। प्रकाश की यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ऊपर आपके हवा जिसमें कण दूर दूर थे, विरल माध्यम था, और नीचे आपके कांच जिसमें कण पास पास है, वो आपके सघन माध्यम का काम करेगा। तो ये जो प्रकाश की किरण है जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। प्रकाश की यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। अब हम आगे कंसेप्ट को समझे कि प्रकाश की किरण अपने पथ से विचलित तो होगी, लेकिन ये अभिलंब की ओर झुकेगी या अभिलंब से दूर हटेगी। इस कंसेप्ट को समझने तो थोड़ा समझ लीजिए। ये आपके एक अभिलंब है और हमें सभी को पता है कि अभिलंब क्या होता है। जब हमने प्रकाश का परावर्तन पढ़ा वहां पे भी अभिलंब के बारे में बात की और यहाँ पे भी बात करेंगे। अभिलंब क्या है? जो दोनों माध्यमों को पृथक करने वाली सतह है, दोनों माध्यमों को पृथक करने वाली सतह के लंबवत किरण है। ये जो अभिलंब है दोनों माध्यमों को पृथक करने वाली सतह के साथ 90 डिग्री का कोण बनेगा, मतलब ये अभिलंबवत है। इस किरण को हम क्या कहेंगे? अभिलंब कहेंगे। अब थोड़ा समझना कि ये जो प्रकाश की किरण है आपके हवा अर्थात विरल माध्यम से किसमें प्रवेश करिए? कांच सघन माध्यम में प्रवेश करिए तो वो अपने पथ से विचलित हो जाएगी, लेकिन इस अभिलंब से अभिलंब की तरफ झुकेगी या अभिलंब से दूर हटेगी। इस बात को हमें समझना। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे आप किसी सड़क पर बाइक चला रहे हो और आप बाइक चलाते चलाते आपके आगे अचानक ट्रैफिक बढ़ गया, भीड़ बढ़ गई, तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी और आप जो ट्रैफिक पुलिस वाला है उसकी तरफ झुक जाओगे। आप वहां से भागोगे नहीं, आप उसकी तरफ झुक जाओगे। इसी प्रकार जब प्रकाश की किरण आपके विरल माध्यम अर्थात हवा से सघन माध्यम अर्थात कांच में प्रवेश करेगी तो कांच में अर्थात सघन माध्यम में कण पास पास है। इस कारण यहाँ भीड़ बढ़ेगी और भीड़ बढ़ने के कारण इस प्रकाश किरण की जो चाल है, जो इस प्रकाश किरण का जो वेग है वो घट जाएगा और ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ये बात आप सबको समझ में आ जानी चाहिए। मैं ये लाइन वापिस पुनः दोहरा रहा हूं कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी चाल घट जाती है और वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि प्रकाश जो किरण है वो सघन माध्यम, सघन माध्यम मतलब
यहाँ पे हम हवा ले रहे हैं, सघन माध्यम से किस में प्रवेश करी है, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे विरल से सघन में प्रवेश करिए। विरल माध्यम क्या ले रहा है भाई, हवा। विरल माध्यम से किस में प्रवेश करिए, सघन माध्यम। और सघन माध्यम क्या है, कांच, इसमें प्रवेश करिए। तो यहाँ पे जो प्रकाश किरण की जो चाल है, प्रकाश किरण की जो चाल है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी, या हम इसे वेग भी बोल सकते हैं। वेग क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और क्या होगा, वो प्रकाश किरण है अभिलंब की ओर झुक जाएगी। झुक जाएगी, ये बात आपको समझ में आ गई। अब प्रकाश किरण इस कांच के अंदर प्रवेश करिए तो इससे बाहर भी निकलेगी, एक जो किरण है वो बाहर निकल गई। बाहर निकली तो भी सीधी निकलनी चाहिए थी, सीधी निकलनी चाहिए थी, लेकिन अभी ये सीधी नहीं निकलेगी क्योंकि माध्यम बदल रहा है। कांच से वापस किस में आ रही है, हवा में, मतलब सघन से वापस किस में आ रही है, विरल माध्यम में। और विरल माध्यम में आ रही है तो हम ऐसा समझते हैं कि हम जब भीड़ से बाहर निकलेंगे तो हमारी स्पीड बढ़ेगी और हम उस ट्रैफिक पुलिस से दूर भाग जाएंगे। इसी प्रकार जो प्रकाश किरण है वो आपके सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो इस प्रकाश किरण की जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी और वो इस अभिलंब से, ये जो आपके अभिलंब है, ये जो अभिलंब है, इस अभिलंब से क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी। तो दूसरा कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो उस प्रकाश किरण की चाल वेग बढ़ जाता है और वो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो यहां से जब प्रकाश किरण आपके सघन से किस में प्रवेश करेगी, विरल, विरल मतलब हवा, तो क्या होगा, प्रकाश किरण की चाल या हम बोल सकते हैं वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा और वो अभिलंब से दूर हट जाएगी, दूर हट जाएगी। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, दोनों कंसेप्ट। अब थोड़ा समझना कि अगर आपको पूछ ले कि प्रकाश के अपवर्तन की घटना क्यों हो रही है, अर्थात वह किरण अपने पथ से विचलित क्यों हो रही है, इसका कारण है कि जब हम पहले विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करें प्रकाश किरण की चाल वेग घट रहा था, फिर पुनः हम सघन से विरल में जा रहे हैं, उसका जो चाल है, जो वेग है वो बढ़ रहा है, अर्थात वेग में परिवर्तन होता है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश किरण का जो वेग या चाल है उसमें परिवर्तन होता है, इस कारण वो अपने पथ से विचलित हो जाता है। तो कभी कभार आपको पूछ ले कि प्रकाश के अपवर्तन का कारण क्या है, तो इसका कारण क्या है, इसका कारण है प्रकाश किरण के वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन। प्रकाश किरण के वेग में परिवर्तन होता है, इस कारण वह अपने पथ से विचलित हो रही है। अब थोड़ा समझना, ये जो किरण आ रही है, इस किरण को हम क्या नाम देंगे, आपतित किरण। और ये बिंदु क्या कहलाएगा, इस बिंदु पर आपके अपवर्तन की घटना हो रही है, ये अपवर्तन बिंदु कहलाएगा। और अभिलंब क्या होगा, इस दोनों माध्यमों को पृथक करने वाली जो सतह है, इस सतह के अभिलंबवत किरण अर्थात इस सतह पर 90 डिग्री का कोण बनाकर आपतित होने वाली किरण क्या कहलाता है, अभिलंब किरण कहलाता है। और यहाँ पे आपके क्या हो रहा है, यहाँ पर आपके अपवर्तन की घटना हो रही है, तो ये जो किरण अपवर्तन की घटना के बाद लौटने वाली किरण क्या कहलाएगी, ये किरण कहलाएगी अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। तो अब आपको ये जो तीनों
है आपके आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण की परिभाषा समझ में आ जानी चाहिए। प्रकाशिक स्रोत से आने वाली किरण क्या कहलाती है? आपतित किरण। अभिलंब क्या होता है? दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के अभिलंबत आपतित होने वाली किरण, अर्थात वह किरण जो इस पृष्ठ के साथ 90 डिग्री का कोण बने। और अपवर्तित किरण क्या है? अपवर्तन की घटना के बाद लौटने वाली किरण क्या कहलाती है? अपवर्तित किरण कहलाती है। अब मेरे को ये बात बताएं कि ये जो एंगल बन रहा है, इस कोण को हम क्या कहेंगे? अभिलंब तथा आपतित किरण के मध्य बने कोण को हम क्या कहेंगे? आपतन कोण। और इसे हम एंगल ऑफ आई से प्रदर्शित करेंगे। जबकि आपके अभिलंब और अपवर्तित किरण के मध्य जो ये कोण बन रहा है, इस कोण को हम कहेंगे अपवर्तन कोण। और इसे हम एंगल ऑफ आर से प्रदर्शित करते हैं। तो अब आपको दो चीजें समझ में आ जानी चाहिए। आपतन कोण किसे कहेंगे? आपतित किरण तथा अभिलंब के मध्य बना हुआ कोण आपके आपतन कोण कहलाता है, और इसे हम एंगल ऑफ आई से प्रदर्शित करते हैं। जबकि आपके अपवर्तन कोण क्या होता है? अपवर्तित किरण तथा अभिलंब के मध्य बना हुआ कोण आपके क्या कहलाता है? अपवर्तन कोण कहलाता है, और इसे हम एंगल ऑफ आर से प्रदर्शित करते हैं। यह बात आपको समझ में आ जानी चाहिए यहां तक। अब कभी कभार आपको पूछा जाता है कि प्रकाश के अपवर्तन की शर्त क्या है, तो इस शर्त को हम पढ़ने जा रहे हैं। एक बार ये जो चीजें हमने पढ़ी हैं, चाहे मैंने प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा बोली है, या जो दो ये कंसेप्ट बताए हो, या प्रकाश के अपवर्तन का कारण बताया हो, या इन चीजों के बारे में बताया हो, वो एक बार आप नोट कर लीजिए। अच्छी तरह स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या वीडियो को रोककर आप नोट कर सकते हैं। अब आपने नोट कर लिया तो ये चीजें मैं हटा रहा हूं, ये वाली। अब थोड़ा समझना, हम पढ़ेंगे अपवर्तन की शर्त। अपवर्तन की शर्त कि अपवर्तन की क्या शर्त है? अपवर्तन की शर्त है कि जो भी आपको माध्यम दे रखा है, यहां पे हम कांच ले रहे हैं, चलिए कांच ले लीजिए। कोई भी माध्यम, जैसे पानी हो, हवा हो, निर्वात हो, जैसा भी, उस पर जो प्रकाश किरण है उस पर अभिलंबवत आपतित नहीं होनी चाहिए। उस पर जो प्रकाश किरण है वो अभिलंबवत आपतित नहीं होनी चाहिए। वो प्रकाश किरण उन दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के साथ अभिलंबत आपतित नहीं होनी चाहिए। अगर ये अभिलंबत आपतित होती है तो ये सीधी निकल जाएगी और ये अपने पथ से विचलित नहीं होगी। बात समझ रहे हो क्या? यदि वह किरण इस दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के अभिलंबत आपतित होती है तो प्रकाश के अपवर्तन की घटना नहीं होगी, वह किरण अपने पथ से विचलित नहीं होगी और वह सीधी निकल जाएगी। इसका मतलब चाहे कैसे भी आप तिरछी ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए, लेकिन अभिलंबित आपतित नहीं होनी चाहिए। अगर अभिलंबित आपतित होगी तो फिर क्या होगा? वह सीधी निकल जाएगी। और साथ में ध्यान रखना, वो सीधी तो निकल जाएगी लेकिन उसकी चाल में बदलाव आएगा। उस किरण की जो चाल है वो क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। क्यों बदल जाएगी भाई? क्योंकि माध्यम परिवर्तित हो रहा है, ये भी ध्यान रखना। तो कभी कभार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम पर अभिलंबित आपतित हो रही है, तो उस स्थिति में आपतन कोण और आपके अपवर्तन कोण का मान कितना, तो कितना आएगा भाई? 0 डिग्री। सीधी निकल रही है ना, दोनों का वैल्यू कितना? 0 डिग्री। ये भी साथ में ध्यान रखना। ये बात समझ में आ गई? एक बार फिर बोल देता हूं, अपवर्तन की शर्त क्या है कि प्रकाश किरण आपके अभिलंबित आपतित नहीं होनी चाहिए। ये बात भी समझ में आ गई। अब हम पढ़ेंगे कि जब प्रकाश के अपवर्तन की घटना होती है तो कौन कौन सी भौतिक राशियां बदलती है और कौन कौन सी नहीं बदलती है। अभी हमने पढ़ा कि प्रकाश की जो किरण है विरल से सघन में जाएगी, चाल क्या हो जाएगी? भीड़ बढ़ने के कारण घट जाएगी, और वापिस सघन से विरल में आएगी तो भीड़ घटने के कारण स्पीड उसकी बढ़ जाएगी। तो चाल अर्थात वेग बदल रहा है।
चाल अर्थात वेग में बदल रहा है और चाल और वेग बदल रहा है तो तरंगदैर्ध्य भी बदलेगा। उस प्रकाश किरण का जो तरंगदैर्ध्य है वो भी बदलेगा। बात समझ में आ रही है क्या? चाल या वेग बदलेगा तो तरंगदैर्ध्य भी बदलेगा। और हो सकता है जो प्रकाश किरण यहाँ पे उसकी जो चमक तेज थी, माध्यम बदलते ही उसकी चमक फीकी पड़ जाए या उसकी चमक बढ़ जाए, उसको हम साइंस की भाषा में बोलते हैं तीव्रता। तो तीव्रता भी बदलेगी और तीव्रता बदलेगी तो आयाम भी बदलेगा। हमने पिछली क्लास में तीव्रता और आयाम में एक मैंने रिलेशन बताया था कि तीव्रता है वो आयाम स्क्वायर के समानुपातिक है। तो तीव्रता बदलेगी तो आयाम भी बदलेगा। इसका मतलब ये चार चीजें हैं वो क्या होती है? बदलती है, बदलती है, परिवर्तित होती है। लेकिन एक ऐसी चीज जो प्रकाश के अपवर्तन की घटना के दौरान नहीं बदलती है वो आपके हैं आवर्ती। वो आपके क्या है भाई? आवर्ती। ये विशेष तौर से आपको याद रखना है स्टार लगाकर कि प्रकाश के अपवर्तन की जो घटना होती है या जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करता है तो उस प्रकाश किरण की आवर्ती नहीं बदलती है, अपरिवर्तित रहती है। बाकी चार चीजें बदल रही है वो मैंने बता दिया कौन कौन सी। ये आपकी क्या रहेगी? नहीं बदलती है, नहीं बदलती है अर्थात अपरिवर्तित रहेगी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि जब प्रकाश के अपवर्तन की घटना होती है तो कौन सी राशि अपरिवर्तित रहेगी? आपका उत्तर क्या होगा? आवर्ती। कौन सी भौतिक राशि बदलती है? तो चार भौतिक राशि बदलती है। चाल या वेग, तरंगदैर्ध्य, तीव्रता और आयाम, ये बदलती है। ये कंसेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। एक बार आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो मैं एक बार इसको रब कर रहा हूं, नोट कर लिया होगा। अब हम पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन के नियम। पहला नियम क्या है थोड़ा समझना। पहला नियम है ये जो आपके आपतित किरण है, ये जो आपके अभिलंब है और ये जो आपके अपवर्तित किरण है, तीनों एक ही तल में रहते हैं। पहला नियम समझ में आया क्या? अभी मैं इसको बता दूंगा, लेकिन एक बार हम लिखते हैं कि जो आपके आपतित किरण कौमा अभिलंब एवं अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में रहते हैं। तीनों एक ही तल में रहते हैं। थोड़ा समझना कैसे, जैसे ऐसे समझ लीजिए, ऐसा समझ लीजिए, ये आपके अभिलंब है, ये आपके आपतित किरण है और ये आपके अपवर्तित किरण। तीनों का तल एक होगा। तीनों का जो तल है वो क्या होगा? एक होगा। ऐसे नहीं एक आगे नहीं एक पीछे, ऐसा कभी नहीं होगा। तीनों का जो तल है वो क्या होगा भाई? एक होगा। तीनों का तल क्या होगा? एक होगा। बिल्कुल एक ही तल में स्थित होंगे। दूसरा नियम क्या है थोड़ा समझना। दूसरा नियम है कि आपके आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया जिससे हम बोलेंगे
आपतन कोण हमारा क्या है, आई, और जया का मतलब होता है साइन, हम बोलेंगे साइन आई। आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया, अपवर्तन कोण की जया, अपवर्तन कोण आपके आर और जया का मतलब साइन, तो साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है, एक नियतांक होता है। थोड़ा समझना, ये बोल रहा आपतन कोण की जया, आपतन कोण आई और जया का मतलब साइन, तो ये साइन आई, इसी को हम लैंग्वेज बोलेंगे आपतन कोण की जया बटा अपवर्तन कोण की जया, अपवर्तन कोण आर और जया का मतलब साइन, तो हम बोलेंगे साइन आर। दोनों का अनुपात, अनुपात में बटा क्या रहता है, एक नियतांक, जिसे हम लिखेंगे μ2, ये एक नियतांक है भाई। और μ21 क्या है, थोड़ा समझना, μ21 है माध्यम दो का, माध्यम दो का माध्यम एक के सापेक्ष अपवर्तनांक, माध्यम दो का माध्यम एक के सापेक्ष अपवर्तनांक। आगे हम बात करेंगे अपवर्तनांक क्या होता है, लेकिन अभी समझ लो कि ये जो नियतांक है इसको हम लिखेंगे μ21 और इसे हम बोलेंगे माध्यम दो का माध्यम एक के सापेक्ष अपवर्तनांक। अब थोड़ा समझना, हम किसे माध्यम दूसरा मानेंगे और किसे माध्यम पहला मानेंगे। जिससे प्रकाश किरण प्रवेश कर रही है वो माध्यम एक, और जिसमें अपवर्तन की घटना हो रही है वो माध्यम दो। बात समझ में आ रही है क्या? प्रकाश किरण आ कहां से रही है, हवा से, तो ये माध्यम एक कहलाएगा, और अपवर्तन की घटना किसमें हो रही है, कांच में, तो ये माध्यम दो कहलाएगा। ये हम आगे अच्छी तरह समझें, और इसे हम लिखेंगे μ21 अपॉन μ1। μ2 क्या है, μ2 है माध्यम दो का अपवर्तनांक, और μ1 क्या है माध्यम एक का अपवर्तनांक। तो ये आपके प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम आपको समझ में आ गए होंगे। पहला, आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा नियम, आपतन कोण की जया साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जया साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है। उस नियतांक को हम बोलेंगे माध्यम दो का माध्यम एक के सापेक्ष अपवर्तनांक। ये जो दूसरा नियम इस प्रकार है, और इस नियम को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। जो दूसरा नियम है, इस नियम को हम क्या कहते हैं भाई, इस नियम को हम कहते हैं स्नेल का नियम, लॉ ऑफ स्नेल। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे हम ये भी पढ़ेंगे अपवर्तनांक क्या होता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, और अपवर्तनांक किस किस पे निर्भर करता है, वो हमारी आगे की क्लास में कहा। लेकिन आज की क्लास में हमने प्रकाश के अपवर्तन के बारे में जितना भी पढ़ा, आप जहां पर भी डायग्राम है, जहां पे भी हमने चीजें बताई, उस वीडियो को रोक कर नोट करें या स्क्रीनशॉट लेकर नोट करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।